5 मिनट आप इसको ऑन नहीं है भाई, ऑन कर दो, ऑन करके दे दो। पत्रकार बंधु, 2 दिन हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक समाप्त हुआ 18 और 19 तारीख को। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अक्षय यादव की समाप्ति भाषण दिया। जो रिजोल्यूशन पास हुआ वो रिजोल्यूशन आपका पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पीडीएफ में भी भेज दिया। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रेस वार्ता देंगे। मैं सब आपको अनुरोध करूंगा उनका प्रेस वार्ता के बाद जो आप पूछना चाहता है एक एक प्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर उनको पूछिए। सीधा सवाल पर करा दिया दादा आपने। मैं सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो हमें आपने कोलकाता में बुलाने का काम किया। ये नेताजी के साथ बहुत पुराने साथी रहे हैं। नेताजी के साथ कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने साथ मिलकर के लिए हैं और जैसा पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं और आज फिर उस बात को दोहरा रहे हैं, जब कभी यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ है उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में लौटे हैं तो समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है और बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी ने देश की राजनीति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने, ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गत पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है, और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसकी चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। फार्मूला नहीं बताया जाएगा, फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अखिलेश जी, आपने पहले कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले आप एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के तहत जो है अन्य जो विपक्षी दल है रीजनल पार्टी उनको साथ लेकर आएंगे। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले आप ये माने कि ये जो फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के ही होगा रीजनल पार्टीज के साथ? अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई ना कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करेंगे उनकी भूमिका क्या होगी। सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे हैं। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। 2000 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो एजेंसी से ईडी सीबीआई उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जारी है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस से जब फ्रंट के बारे में बात होता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वहां पे टीएमसी नहीं जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ईडी के खिलाफ कभी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं। कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते हैं, और आप आके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कैसे फॉर्मूला में आ रहे हैं? सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है। कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। 19 के इलेक्शन के समय कई मुद्दे थे, जैसे उसके बाद एनआरसी था और राम मंदिर था, या इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इस समय आपको क्या 2024 के प्रमुख मुद्दे जो सोकॉल्ड थर्ड फ्रंट के सामने क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन,
और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहां परिस्थितियां अलग हैं बंगाल में। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ, राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और शूद्रों पर आधारित होगा सर? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है कई तरह के मुद्दे चलेंगे। कुछ दिखाई देंगे मुद्दे, कुछ नहीं दिखाई देंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा। अब कर्नाटका में भी इलेक्शन है, इसको आने वाले जो प्रदेशों में इलेक्शन है इनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, लेकिन भाजपा की पकड़ वहीं बनी है। देखिए, अगर आप बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी तो कह रही थी कि सब कुछ जीत लेंगे। वो कहां जीते हैं वो लोग? और कर्नाटक में भी या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। सर, क्या निकाय चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई? सभी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से तो बेहतर ही है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी की दो सरकारें हैं। और हमारे पत्रकार साथी ने जो आंकड़ा बताया फेक इनकाउंटर का, कि सरकार दावा कर रही है कि इतने इनकाउंटर्स किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं। और हमारी पुलिस का निशाना आप देखिए, घुटने से ऊपर तो गोली नहीं जाती है। इस तरह का सवाल मुझे पता है, कुछ सवाल ऐसे खड़े हुए थे, और मैं समझता हूं वो सवाल न्यायालय में भी जाएंगे, उनका जवाब सरकार देगी। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा सीट है, लोकसभा की सीट है, जहां पे समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस को मदद किया है, जैसे कि रायबरेली या ऐसे कुछ सीट है जहां पे आपने कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गांधी परिवार के अगेंस्ट। क्या 2024 में आपका यही रवैया रहेगा या इसमें कोई बदल आएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्राइवेट, सो आर यू गोइंग टू गिव द कांग्रेस अ वॉकओवर इन दीस सीट्स और आर यू गोइंग टू पुट अप कैंडिडेट्स इन दीस सीट्स आल्सो? आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट रायबरेली एंड द सीट्स वेयर गांधी पार्टी है। सेकंड मैनेजर अमेठी, मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। अभी मैं अमेठी होकर के आया था, और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहां के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे। एक सवाल है आपसे, देश का इतना जगह होते हुए आप इस बार कलकत्ता को क्यों चुने हैं? मैं दादा को धन्यवाद देता हूं कि दादा ने ये कहा कि ये बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है।
उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का, और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है। 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां मां गंगा को आखिरी में देखते हैं। मां गंगा कहां से चली? और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने, उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे। आज मां गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। उत्तर प्रदेश के बाहर और किन राज्यों पर समाजवादी का फोकस होगा 24 में? और एक दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि यहाँ आपके जो समर्थक हैं पश्चिम बंगाल में, वो कहते हैं कि हम भी यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं ममता जी के साथ मिलकर, लेकिन हमें जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिल रही। मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ कई वर्ष मंत्री रहने वाले जो पूरी जमीनी जानकारी रखते हैं आदरणीय कृष्णानंदा जी पे छोड़ता हूं। उनका सुझाव मैं समय समय पर दूंगा। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। राहुल और दूसरे प्रदेशों में जहां पार्टी का संगठन है वहां समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश जी, राहुल गांधी जी का घर में पुलिस भेजा गया है, क्या ये भी उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए है, जैसा कि बोल रहा है? बीजेपी क्या करेगी ये पता नहीं। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, करेगी कुछ, निशाना कुछ और होगा। एक आरोप बिजली कर्मियों को लेकर ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मिलीभगत करके जो है वो हड़ताल करने पे मजबूर कर रही है। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहां के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। 2019 में ब्रिगेड में यहाँ पर बड़ी सभा हुई थी, सारी पार्टियां जो विपक्षी हैं वहाँ जमा हुई थी, एकत्रित हुई थी। अब क्या 24 से पहले भी इस तरह का कोई लक्ष्य है कि सबको एकत्रित करेंगे? क्या अभी तक कोई सूची तैयार है कि कौन सी पार्टियां? अभी सूची तैयार नहीं है, समय आने पर आप देखेंगे कि कार्यक्रम जगह जगह पर बड़े होंगे। ममता जी जा रही है भुवनेश्वर, ये प्रयास लगातार चलता रहेगा लोकसभा के चुनाव तक। अभी यात्रा करेंगे क्या देश में और दूसरे रीजनल पार्टी से मिलने? मैं उत्तर प्रदेश में कई यात्राएं कर चुका हूं और हमारी पार्टी के लोग कहेंगे तो हम यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। सर, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई है, इसमें क्या मुख्य आर्थिक और सामाजिक डिस्कशन और क्या निर्णय लिए गए? देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते।
मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का, उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। वो एक जानी मानी कंपनी थी, और उस समय बोर्ड ने इसलिए फैसला लिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोविडेंट फंड को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन 2 साल के अंदर वो कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी भाग गई पैसा लेकर के। तो उस समय जिन जिन अधिकारियों ने वो फैसला लिया था, उन अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी जांच हुई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई जांच कर रही है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हुए थक नहीं रहे थे, और वो एक बात कहते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां इतनी अच्छी हैं कि देखिए भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही उद्योगपति नंबर 1 पर हो जाएगा। ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का प्रचार किया। जिस तरीके से वो G20 का पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, आज बताइए वो उद्योगपति कहां है? अगर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बोर्ड में जितने लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था उनको जेल भेजा जा सकता है, तो आज भारत का पैसा डूबा है, हमारी बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा डूबा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को जेल भेजा था? क्या SBI के और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारी सीमाएं जिस तरीके से सिकुड़ रही हैं, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सीमाओं को लेकर के कि लगातार देश के सामने संकट है, उसको भी सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नहीं रख रही है। और देश में चरम सीमा पर महंगाई, पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है? इसका मुनाफा कहां जा रहा है? अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? इसी तरह किसान को कहा गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए आय क्या किसानों की इस महंगाई में दोगुनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आलू का जो किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी जब बजट पढ़ा गया उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि आलू खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे लगा कि 1000 करोड़ जब बजट में पैसा रखा गया तो किसानों का मुनाफा देकर के आलू खरीदा गया होगा। सबसे ज्यादा आलू कन्नौज में, फरक्काबाद में, आपके कानपुर देहात में, और देश का सबसे अच्छा आलू अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो वो आगरा के आसपास एतमादपुर और उस तरफ होता है, खंदौली इलाके में। एक भी आलू कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं खरीदा। और बिजली का संकट हो गया तो सोचिए कोल्ड स्टोरेज की क्या हालत होगी। जब डीजल महंगा है तो कोल्ड स्टोर कैसे चलेंगे? तो इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अभी जो देश के आंकड़े हम देखें, अगर देश ये कहता है कि हम इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, अगर इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर होगी तो आप कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लेंगे? कोई भी आंकड़ा बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को बेहतर हो किए बिना देश के आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। तो इनका किसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए समय समय पर नई चीजें करते हैं, मीडिया का साथ ले लेते हैं, अखबारों का साथ ले लेते हैं। मैं ये आपको कह सकता हूं, मेरी खुशी की बात है कि पिछला चुनाव जब हुआ था, देश की इकलौती समाजवादी पार्टी होगी जिसने एड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। टीवी पर एड पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, अखबार के एड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। और अगर सोशल मीडिया का आप निकालेंगे, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सबसे कम खर्चा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और समाजवादी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया देश में कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने, उनके इतने बड़े मैनेजमेंट के सामने अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको याद होगा कि एक इत्र कारोबारी, उनके यहाँ 250 करोड़ रुपए निकले थे, 250 करोड़ रुपीस कैश। और जब जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी को
कि गलत जगह छापा मार दिया, और जब जानकारी सच्चाई सामने आई तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया, उन्हें छापा मारना था पीजेन के यहाँ, और छापा मार दिया पीजेन के यहाँ। कानपुर का एक पीजेन थे कन्नौज में, उसी नाम के थे कानपुर में। तो उनकी छापा मारने वाली जो एजेंसी है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कन्नौज न जाकर के कानपुर पहुंच गई, और बीजेपी ने अपने ही नेता के यहाँ छापा मार दिया। आपके यहाँ तो थोड़ा बहुत छापा मारा है, लेकिन वहां 250 करोड़ रुपए निकले थे, वो बीजेपी का नेता था। जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव 24 पर पड़ सकता है, इसको क्यों इतना जोर दे रहे हैं? पूरे देश के दल चाहते हैं, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी, जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते, ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। बात ऐसा है कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, गठबंधन की बात से लेके कांग्रेस के लेके वो आंचलिक जो दल है वो अपना नीति बोल रहे हैं, वामपंथियों को लेके आप लोग का क्या राय है? वामपंथियों के साथ बात क्या है? वो भी अपनी भूमिका तय करे, जैसे कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, वैसे ही वो दल भी मिलकर के अपनी भूमिका तय करे। आप लोग क्या जातीय जनगणना देंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि उनका भी कुछ स्टेट में है अच्छा, उनका भी परफॉर्मेंस है, तो आगे आने वाले दिनों में लेफ्ट पार्टी को क्या आप लोग वहां से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे 24 में एक साथ आने की? अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रस्ताव हमारे दल में नहीं आया है। वो बड़े दल रहे हैं और एक बड़ा दल है, इसलिए वो अपनी भूमिका तय करें। भाजपा एक जातीय जनगणना को लेके, कास्ट सेंसस को लेके ममता जी से आपकी कोई बात हुई है क्या? इस पर उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे नेता, मैं उनसे मिला हूं, वो जाति गणना चाहते हैं, और देश की जो बड़ी संख्या में आबादी है वो इस भावना से जुड़ती है। भाजपा एक नई कैटेगरी की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमान, इससे यूपी के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो सबके पैर जोड़ने लगती है। जिनको अपमानित किया, आप बताइए, नेताजी के समय पर उनको फ्री बिजली मिलती थी, फ्री बिजली बुनकरों को, और बीजेपी ने इसलिए बिजली छीन ली कि ये मुस्लिम है, बुनकर है, इसलिए बिजली छीन ली। आप पता करिए, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री दी जाती थी बुनकर भाइयों को, और मैंने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए थे, बुनकर बाजार, भदोई में कारपेट बाजार बनाया था, वर्ल्ड क्लास एक्सपो मार्ट, उसका बजट खत्म कर दिया। नोएडा में जहां पर बड़ा सेंटर है, नोएडा सेंटर है, जहां की जमीन हजारों एकड़ की है, वहां पर बुनकरों के लिए एक सेंटर बनाया था मैंने, वो सेंटर बंद कर दिया। लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, शिल्प ग्राम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे उनको, वो बंद कर दिया। सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश में साड़ियां अगर कहीं बनती हैं, वो आजमगढ़ के पास मुबारकपुर में बनती है, वहां पर साड़ी बाजार दिया था, और सुविधाएं बिजली की देने लगे थे, अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर के दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, वो सब बंद कर दिया। और मुझे याद है, स्किल डेवलपमेंट के लिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको बेहतर सिखाने के लिए और ट्रेन करने के लिए मैंने सेंटर बनाए थे, वो सेंटर भी बंद कर दिए। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा देना जानती है। नहीं, वो जानते हैं, वो धोखा देना जानते हैं।
न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि उसको जो है वो समाप्त करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। जो रेजोल्यूशन आपका रखा गया था उसमें तमाम चीजें रखी गई थी इस तरह की कि संकट कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर। कोई भी संस्था नहीं बची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दबाव न बनाए या हस्तक्षेप न करे। सर, किरण रिजिजू ने कहा है कि जो न्यायपालिका की बात की है, कई जजेस ने अपनी जो कॉलेजियम है उसके ऊपर अपनी राय दी थी, तो उन्होंने कहा ये जो एक्स रिटायर्ड जजेस हैं ये यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को पूरा खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो भी उनके विपक्ष में राय दे रहा है उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा है, जजेस भी नहीं बचे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं, ये अभी से नहीं, कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। अखिलेश जी, ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव इस बार कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या अंतर आएगा? ये लगता है उत्तर प्रदेश से आपको व्हाट्सएप आया होगा। वो हम अब हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और आपको याद होगा जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। दूसरा सवाल, इस बार पहली बार नेताजी के बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, बतौर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अंतर संगठन के लिए होगा, क्या संदेश होगा संगठन के? देखिए, हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं हम लोग, और नेताजी के ना रहने का दुख हम सब लोगों को रहा, लेकिन नेताजी ने विरासत में जो हमें समाजवादी आंदोलन दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमने संकल्प यहाँ पर लिया है। सर, आखिरी सवाल मेरे तरफ से, चुनाव से पहले कोई चेहरा आएगा या कटआउट चेहरा लाएगा चुनाव के बाद? हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं, कोई भी आ जाएगा। मुझे तो हर चीज यहाँ की अच्छी लगी, वो पता नहीं किस नजर से वो लोग देखते हैं। ये बीजेपी वालों की नजर बहुत खराब है अगर मान लीजिए कि कोई और दिल और खराब है। हमने तो यूपी में करीब से देखा है, यूपी में जितना करीब से देखा है आप उसका सोच नहीं सकते। यहाँ तो कुछ भी नहीं उससे। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर मान लीजिए कोई फ्रंट का है, अगर ममता बनर्जी का फैसला है कि पश्चिम बंगाल में जो 42 सीट्स है एक भी को किसी को नहीं छोड़ेगा, ये उनका स्टैंड है। हम उनके साथ हैं और जब कभी कोई बात होगी तो हम बात कर लेंगे, हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सब लोग। अच्छा, हम लोग उठे हैं। अच्छा, हमने कहा आप लोग हमें आदेश दे रहे हैं। आप उठा के आधा इनको प्रोवोक कर दिया गया है, हमारे ऑपोजिशन के फ्रेंड्स को, कांग्रेस पार्टी हो कि तृणमूल कांग्रेस, हमारी तृणमूल कांग्रेस हो या जितने लोग हैं, जिस तरह से इनको हैरास किया गया दिखता है, जितना परेशान किया गया है कि तमाम सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके बाहर जो है 95% से ज़्यादा केसेस आपने ऑपोजिशंस के ऊपर डाल रखे हैं। जितने नेता हैं ज़्यादातर ऑपोजिशन के हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या गिरफ्तारी के कगार पे हैं, और ऊपर से जो लोग यहाँ थे ऑपोजिशन में थे वो रूलिंग पार्टी में चले गए तो उनके केसेस या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या उनके ऊपर सारी कार्रवाई रोक दी गई है। अब रही बात पार्लियामेंट के अंदर की, तो पार्लियामेंट के अंदर जो है ये भड़ास जो है, ये सही मानों में ऑपोजिशन का तमाम लोगों का भड़ास कहाँ निकलेगा? ये सही प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट ही है। अब पार्लियामेंट में जब बात उठाने की कोशिश की जा रही है तो मुद्दों पे से ध्यान भटकाने के लिए
हमारे सत्ताधारी दोस्त जो हैं या रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स, वो लोग तरह तरह के हथकंडे या तरह तरह के बहाने करते हुए दिख रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि भाई पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगे। एक तो आपने विपक्ष को बहुत तरह दुखी करके रखा है। विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र बहुत कमज़ोर कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है कई बार। ऊपर से नीम पे करेला। आपने ये मुद्दा ढूंढ लिया पार्लियामेंट में, पहली बार तो ये ढूंढा आपने कि जो आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है कि सत्ताधारी लोग, रूलिंग पार्टी, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम बीजेपी, उन्होंने पार्लियामेंट में गतिरोध पैदा किया, जो जिसका जिक्र आपने किया। उन्होंने पार्लियामेंट को रोक कर रखा है। अरे अरुण जेटली हों हमारे स्वर्गीय दोस्त, या सुषमा स्वराज जी हों, या तमाम बड़े बड़े नेताओं ने कहा है और माना है कि पार्लियामेंट चलाना जो है सरकार का काम है, रूलिंग पार्टी का काम है। तो पार्लियामेंट तो देख रहा हूँ पहली बार ही गतिरोध या अवरोध, ये ब्लॉकेज, ये तो रूलिंग पार्टी ने कर दिया है। और किस बहाने पे कि आप माफ़ी मांगो। और माफ़ी क्यों मांगो भाई? तो आप देश के नेशनल आइकॉन हैं, यूथ आइकॉन हैं, विपक्ष के बहुत बढ़िया लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। आज उनकी तरफ भी लोग बहुत देख रहा है और उनको उन्होंने कहीं कुछ तथाकथित बयान दिए हैं विदेश में जाके, और जिससे इनको कह रहे हैं कि आपने भारत का अपमान किया। पहली बात तो मैंने ये बयान सुना है, ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ ताकि मैं उनके समर्थन में बोलूँगा या विरोध में बोलूँगा। मैं टीएमसी का हूँ, ममता बनर्जी का एक वफादार सिपाही हूँ, या ममता बनर्जी का एक वफादार सिपा सालार हूँ। इसलिए लेकिन मैं देश की स्थिति को देख रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी समझ रहा हूँ। भारत के एक सचेत नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि जो हो रहा है बड़ी ज्यादती है, अतिशयोक्ति है, गलत है। आपने राहुल गांधी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने क्या कहा है भाई, क्या कहा है जिसके लिए भारत पार्लियामेंट के बाहर जो बात की है उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर आके माफ़ी मांगे। इसका इतना बड़ा हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ी सी जो पीली है, अरे भैया डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बस बोल दिया वहाँ पे, बाकी बातें तो वहाँ हुई। और अगर यही कारण है कि भारत के बाहर आपने कहा, तो हमारे दोस्त, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बहुत सारी बातें कही हैं, कनाडा में कही हैं, संघाई चाइना में कही हैं, साउथ कोरिया में कही हैं, और कई जगह कही हैं उन्होंने। और जाके उन्होंने कहा है, और जो कहा है बहुत लोगों को महसूस होता है कि भारत को अपमानित करने का काम किया, कि भारत में पैदा होने पे कुछ साल पहले तक हम शर्मिंदा होते थे, शर्म आती थी, कहाँ पैदा हो गए, भारत सफेरों का देश है, तरह तरह की बातें एक प्रधानमंत्री के मुंह से वाकई अच्छा नहीं लगता है। वो हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं। सबसे बड़ी बात है भारत के और हम सबों के वो प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने जाके ऐसी बातें कही, तो यानी कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अब ये मामला दिख रहा है। अब उससे बड़ी बात पॉलिटिकल ये है, मैं थोड़ा वक्त लिया, मैंने ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। उससे भी बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने कह दिया है, दो बातें कही हैं। एक तो कही है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्यों? वो माफ़ी मांगने लगा, कोई बात ही नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगेंगे? ये बात खरगे साहब ने कह दिया। और दूसरी बात, मास्टर कार्ड खेला है हमारे राहुल गांधी ने। विपक्ष के नेता है, मैं विपक्ष की हैसियत से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कह दिया है कि हमारे खिलाफ कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, कुछ छोटे मोटे मंत्रियों ने और कुछ लोगों ने कही हैं, और उन्होंने मेरे खिलाफ कहा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मुझे पूरा हक है कि अगर पार्लियामेंट में मुझे बोलने दिया जाए तो मैं सारी बातें रखूँगा। अब कैश 22 में पार्लियामेंट दिख रही है इस वक्त। पार्लियामेंट चल नहीं रही है, मुख्यतः रूलिंग पार्टी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको बोलने दिया जाता है तो कई बातें, कितनी बघियाँ उगड़ेंगी वो, कितनी बातें सामने आएंगी। उस पर क्या होगा? और बात बढ़ेगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और दूसरी बात, नहीं बोलने दिया जाता है तो जो वो कह रहे हैं
या विपक्ष के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, इन बातों को आप साबित कर देंगे, सार्थक हो जाएगी। तो अब पार्लियामेंट चले तो कैसे चले? पार्लियामेंट में उन्होंने गतिरोध पैदा हुआ, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करूंगा, और बात करना चाहते हैं। तो ये तो फिर जब ऐसा मामला हो गया है तो फिर तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अब तो पनघट तक जाएंगे कैसे? रास्ता तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कहीं ये सेशन जो है कहीं निर्णायक सेशन ना हो जाए। हमें लगता है कहीं ये सेशन जो है, और एक मजबूरी और एक कमज़ोरी मैं समझ सकता हूँ हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। 9 स्टेट्स के इलेक्शन है, 3 के तो हो चुके, और 3 के हो गए तो ऐसा प्रचार मंत्री बन के कई लोगों ने ट्रोल मंत्रालय से या ट्रोल से या प्रचार मंत्री बन के ऐसा हल्ला किया कि बड़ा तीर मार दिया जी, तीनों स्टेट्स में 2 और 3 सीटें लाए हैं। बाकी प्रॉक्सी राइडिंग हो रही है, धन शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ देखा है लोगों ने। उसके वजह से आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। क्या किया? आपसे ज़्यादा सीटें तो हमारी टीएमसी लेकर आई है, और लेकर आना चाहिए था, लेकिन 5 सीटें लेकर आई। 5 सीटें तो ये दोनों स्टेट मिलाकर नहीं लेकर आए। हमारे मित्र जो हैं, हम 2 और हमारे 2 की टीम जो है, वो तो 5 सीट मिला कर नहीं ले पाया है, जो तृणमूल कांग्रेस एक ही जगह लेके आई है, और आना चाहिए था। तो बात ये हो रही है भाई, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि जो मैंने कहा कि 9 स्टेट में 3 स्टेट्स में हो गए, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, करीब 0 रिजल्ट आया रूलिंग पार्टी के लिए, करीब। और बाकी 6 स्टेट्स में आपने ये भी जिक्र किया था जेपीसी की मांग, वो मान नहीं रहे। अरे उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ मैं, मानेंगे तो फिर क्या होगा? अभी राजस्थान का चुनाव बाकी है, मध्य प्रदेश का चुनाव बाकी है, अभी हरियाणा का चुनाव होना है, अभी सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटका का चुनाव होना है, और सब जगह परखच्चे उड़ते हुए दिख रहे हैं। सब जगह कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे 1 मिनट में ख़त्म ही कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। तो इनको लगता है अगर जेपीसी मान गए तो जेपीसी में जो बातें निकलेंगी ना, नतीजा निकले या ना निकले, जो रोज़ रोज़ बातें निकलेंगी, जो फाइलें देखी जाएंगी, तो और बहुत सारी बातें जो नहीं आई हैं सामने, वो भी सामने आ जाएंगी, और इसका खामियाजा बाकी चुनाव में और भुगतना पड़ेगा रूलिंग पार्टी को, सत्ताधारियों को, और उनको झेलना पड़ेगा। इसका हर्जाना, इसका नुकसान जिसका आपने जिक्र किया, राजनीतिक नुकसान और बहुत उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये नहीं चाहते, मुझे लगता है कई बार रूलिंग पार्टी खुद चाहती है या नहीं चाहती है कि ये सेशन चले, कि इसमें तो ये है कि अगर चलने देते हैं तो बातें बहुत निकलेंगी। मैं एक बात और कह दूँ अपनी बात ख़त्म करने से पहले, कि मैं अडानी के बारे में इतनी बात होती है, मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उनको निर्दोष भी नहीं कह सकता हूँ जब तक कि कुछ बातें सामने ना आए कि जो आपको 609 नंबर पे थे 2014 में अमीरी की सूची में, आज अचानक तीसरे, चौथे, दूसरे, पहले नंबर पे कैसे आ गए? एक ही आदमी, चाहे एक्सपर्टाइज हो या ना हो, पूरी जानकारी हो या पूरा तजुर्बा हो या ना हो, उन्हीं के अधीन सारा मामला कैसे आ गया? पावर सेक्टर हो, डिफेंस का मामला हो, आपके रिन्यूएबल एनर्जी का मामला हो, आपके पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, रियल एस्टेट हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, विदेशों से इतने फ़ायदे की बात हो, शेल कंपनीज का मामला हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब है, लेकिन जनता को, पार्लियामेंट को, अपोजिशन को जानने का पूरा अधिकार है कि भाई सच क्या है। तो सच जानने में आप दूसरों पे गिरफ्तारी करवाते हैं, सब कहते हैं सांच को आँच क्या। जितने लोगों को अपोजिशन में 95% से ज़्यादा आपने अपोजिशन को गिरफ्तार करवाया, अपोजिशन को परेशान किया, अपोजिशन को अरेस्ट किया है, उनको हैरेस किया है। तो चलो अगर एक जगह और भी जांच हो जाती है, अब तो इनको लोकतांत्रिक तरीके से इनको अपोजिशन को अपने मार्च करने से भी रोक दिया। आदरणीय खरगे साहब लेके जा रहे थे, क्यों भाई? वो अपना कंप्लेंट देने जा रहे थे, वही यही कहने जा रहे थे जो बाकी लोगों को कर रहे हो, व्हाट इज़ राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। अगर उनके लिए सब सही है आपकी नज़रों में, तो फिर इनके ऊपर भी सही होनी चाहिए। जांच पड़ताल होने दो, और अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है, अबव बोर्ड है, तो कोई बात नहीं। सर, आपने अभी कहा कि जिस तरह से सत्र नहीं चल, क्या मतलब है? क्या निर्णायक से आपका क्या मतलब है? निर्णायक हम ये नहीं कह रहे कि फिलहाल ये
क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से अब इसके बाद संसद ना चले चुनाव से पहले, बहाने ढूंढे। कई बार आपने देखा है जब सूट करता है तो इलेक्शन होता है, इनके लोगों को कैंपेनिंग की धन शक्ति के साथ साथ हमारे दोस्तों को, बहुत सारे नेताओं को, सबको चपरासी से लेके एमपी से लेके मंत्री से लेके गली गली में प्रचार के लिए भेजे जाते हैं। इतना पैसा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये वो सबकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इस बार ख़तरा बहुत है 2024 के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में बहुत ख़तरा दिख रहा है इनको। तो ये चाहेंगे कि किसी बहाने अपोजिशन पे, देखिए माफ़ी नहीं मांगी ना तो इसका बाद करके वो चलें आगे। तो निर्णायक ये हो कि जब तक इलेक्शन के रिज़ल्ट ना आ जाए, और एक बार इलेक्शन के रिज़ल्ट अगर आ जाते हैं और जो अपोजिशन और भारत की जनता के मन माफिक आ जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और है। तो इसलिए निर्णायक हो सकता है कि हो सकता है वो बहाना ढूंढ रहे हो, जाना था मुझसे दूर बहाने बना लिए, वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से इस बार ना चले संसद, ताकि हम अपनी एग्जिट रूट तो मिल नहीं रहा उनको, अभी यही एग्जिट रूट मिल रहा है इनको, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, जो मुझे संभव नहीं दिख रहा है, जिसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि इस बार सरकार एक तरफ बहुत ही वीक विकेट पे दिख रही है, वहीं अपोजिशन इस बार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यूनिटी के साथ चर्चा में है। और इसके साथ चर्चा में आ गया है ये स्टूल। भैया, इस मुलाकात के बाद हैशटैग स्टूल चलने लगा है। सोशल मीडिया में कई लोग तो इस सबसे काम की चीज की फोटो भी शेयर करने लगे हैं। ना यकीन हो तो ये ट्वीट देख लीजिए। अब क्या माजरा है वो आप खुद ही समझ जाएंगे। बस इस खास मुलाकात की ये खास तस्वीर जरा गौर से देखिए। नहीं समझे कोई नहीं। देखिए, दीदी खुद बैठी है बढ़िया कुर्सी पर और उनसे मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को बैठा दिया स्टूल पर, और अखिलेश के साथ गए चाचा शिवपाल और सपा नेता को कुर्सी मिल गई। लेकिन कैसी, आप देख रहे हैं। बस यही बात सबसे ज्यादा चर्चा में है। समर्थकों को ये अच्छा नहीं लग रहा, चुभ रहा है, तो विरोधी मजे ले रहे हैं, क्योंकि पहले यही स्टूल सबसे ज्यादा चर्चा में सपा ही लाई थी। अखिलेश यादव समेत तमाम सपाई नेता कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री कहकर चिढ़ा रहे थे। लेकिन अब मौका मिल गया है बीजेपी और उनके समर्थकों को। तो देखिए कैसे घेरा जा रहा है इस स्टूल को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ट्वीट कर मजे लेते हैं। ओह दीदी, ये जो अखिलेश यादव जी है ना, स्टूल को अपने स्तर के खिलाफ मानते हैं, वो भी चाचा शिवपाल के सामने। आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कहीं चाचा पर पंजा ना मार दे। तो भैया, सच में लग रहा है कि वक्त का पहिया बदल रहा है। अरे ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूजर्स ऐसे कमेंट कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। प्रशांत केसरी नाम के यूजर कहते, हैशटैग स्टूल, वक्त का पहिया, अखिलेश जी का समय आ ही गया। वहीं प्रशांत उमराव नाम के सोशल मीडिया यूजर कहते हैं, अखिलेश यादव को स्टूल मिल गया। परवेज अहमद नाम के यूजर का ये ट्वीट भी देख लीजिए, जो स्टूल तो स्टूल, प्लास्टिक की कुर्सी पर भी मजे ले रहे हैं। कहते हैं 3 बार से लगातार सीएम ममता बनर्जी के घर में प्लास्टिक की कुर्सी, स्टूल। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को आसन के रूप में सम्मान स्टूल दिया। किरणमय नंदा शिवपाल को प्लास्टिक की कुर्सी। सपाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने कोलकाता गए हैं। मनीष यादव नाम के यूजर तो गजब ही मजे लेते हैं और बड़े ही फिलोसफर अंदाज में कहते हैं कि आखिर में सिर्फ स्टूल बचेगा। और इन सब से बढ़कर तो ये यूजर हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य को ही बीच में ले आए, जो सबसे ज्यादा केशव मौर्य को गरियाने का काम करते हैं। डीएस परमार नाम के ये यूजर कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव स्टूल पर बैठे हैं, अपने मुखार बिंदु से कुछ टिप्पणी करेंगे। वैसे भी आप संत तुलसीदास जी से भी बड़े मर्मज्ञ और ज्ञानी के साथ राजनीति के मौसम विज्ञानी हैं। तो भैया, हैशटैग स्टूल फिर से छा गया है यूपी की सियासत में। बस इस पर बैठने वाला बदल गया है। वैसे ये जो स्टूल को लेकर इतनी अखिलेश यादव की फजीहत लोग कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या इतनी दूर से आए एक बड़ी पार्टी के सुप्रीमो को ममता बनर्जी को एक ढंग की कुर्सी तक नहीं देनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वैसे कोलकाता तक अखिलेश यादव की पूरी दौड़ कुर्सी के लिए ही तो है, लेकिन मिल गया स्टूल। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।
ये बड़ी खबर, शिंदे के पास 50 से ज्यादा बेहतर चेहरे नहीं, ये बयान बावनकुले का सामने आया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले। तो बड़ा बयान, इसे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर यहां सियासत से जुड़ी हुई, सीट बंटवारे को लेकर शिंदे के पास 50 से ज्यादा चेहरे नहीं हैं, ये बयान बीजेपी की तरफ से। और शिंदे गुट के हिस्से आएंगे सिर्फ 48 सीटें, ये बड़ी खबर। तो अब क्या यहां प्लान बीजेपी का है, क्या रणनीति है जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? 288 में से 240 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, ये बयान महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष का सामने आया है, जिसमें ये बात कह रहे हैं कि शिंदे गुट के हिस्से सिर्फ 48 सीटें आएगी, उनके पास 50 से ज्यादा बेहतर चेहरे नहीं हैं और इसीलिए यह फैसला लिया गया, इसीलिए ये बात वो कह रहे हैं बयान में कि बीजेपी 288 में से 240 सीटों पर लड़ेगी। ये महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बड़ा बयान सामने आया है। और मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बीजेपी की तरफ से इस तरह का बयान क्या संकेत दे रहा है, क्या रणनीति बन रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान साफ दर्शाता है कि आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में वो शिंदे गुट को ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते, क्योंकि साफ है कल उन्होंने जो मीडिया हेड और जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी एक दिवसीय बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में खुद बावनकुले ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट के लिए तैयारी कर चुकी है और 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। शिंदे गुट को हम 48 सीट देंगे और उनका ये कहना भी है कि 40 विधायक फिलहाल शिंदे के पास है और 8 निर्दलीय है। और उनका ये भी दावा है कि 50 से ज्यादा उम्मीदवार शिंदे के पास नहीं है जो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के लिए यहाँ पर तैयारी कर रही है और वो चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में जब एक साथ कोई प्रोग्राम होता है, शिंदे और फडणवीस का कोई जनसभा होती है, तो फडणवीस हमेशा दावा करते हैं कि एक साथ बड़ी ताकत के साथ हम 2024 के चुनाव में यहाँ पर उतरने वाले हैं। लेकिन अगर शिंदे को सिर्फ 48 से 50 सीटें मिलती है तो आखिरकार शिंदे गुट के लिए झटका माना जा सकता है। खुद प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए। और ये शिंदे के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट जो शिवसेना है उनके पास चुनाव चिन्ह है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो नतीजा है उसका इंतजार किया जाने वाला है वहां पर। और शिंदे का ये कहना है कि 140 सीटों पर हमेशा शिवसेना सीट लड़ती आ रही है विधानसभा चुनाव में। 135 से 140 के बीच में उतनी ही सीटों की डिमांड अब शिवसेना की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के पास रखी जाएगी। लेकिन क्या ये डिमांड पूरी होगी? अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे क्या होगा? ये सब चीजें हैं, ये कुछ ही महीनों में ये अब सामने होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आने वाला 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल विनोद, वहीं इसीलिए मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जब भी मंच में या सभाओं में दोनों साथ नजर आते हैं, फडणवीस या शिंदे, तो एकजुटता की वो बात कही जाती है, 2024 के लिए गठबंधन की बात, ये तमाम चीजें कही जाती है। लेकिन इस तरह के बयान के बाद अब आगे क्या हम कोई बड़ा फेरबदल हम देख पाएंगे? देखिए, फिलहाल एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके पास फिलहाल कोई यहाँ पर पर्याय कह सकते कि ऑप्शन उनके पास नहीं है। फिलहाल वो यही देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है विधानसभा से पहले, तो उसमें किस प्रकार से प्रदर्शन रहता है, उसके बाद ही एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर वहां पर बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है। आपको पता ही होगा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र कुछ सीटों को लेकर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा था। और यही सीटों के लेकर तब उद्धव ठाकरे ने आरोप भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटों की चाहत है, इसलिए ये गठबंधन वहां पर टूटा था।
अब भारतीय जनता पार्टी फिर से कह रही है 240 का राग अलापते वहां पर देख रही है। अब एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल एक ही पर्याय है कि वो शांत तरीके से पूरी परिस्थिति को नजर रखें, क्योंकि अब वो फिलहाल सरकार को कोई खतरा भी नहीं है और एकनाथ शिंदे ऐसी कभी गलती नहीं कर सकते कि सरकार के बाहर निकल सकते हैं। ये बयान उन्होंने दिया है, एकनाथ शिंदे खुद कहेंगे, वो तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, हम देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी जी से बात करेंगे। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा सीट देने की तैयारी में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जगदाले। से तमाम तरह से पुलिस की जो टीम है वो राहुल गांधी के घर से निकल गई है। ये तस्वीरें फिलहाल देखिए सामने आई हैं। कल राहुल गांधी ने सफाई दी थी, आज दिल्ली पुलिस घर आ गई। बयानों पर राहुल गांधी का घेराव। अब क्या कि 2024 का सियासी दांव है, ये एक बड़ा सवाल। तो जो बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, राहुल गांधी के घर से पुलिस निकली है। तस्वीरें भी सामने आई है। राहुल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पहुंच चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बयान भी नेताओं के आने शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह से श्रीनगर में दिए बयान को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम आज राहुल गांधी के घर पहुंची, उसको लेकर कांग्रेस भड़क गई है और यहां सरकार पर हमले बोलना भी शुरू कर दिया है। और अपडेट इस मामले में यह कि करीब 1.5 घंटे की बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर से निकली है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती है यहां पर और ये देखिए बाहर निकलते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। अब क्या कुछ जानकारी वो देते हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल प्लीज सर थोड़ा सा प्लीज बात करके अभी जा रहे हैं भाई। चलिए, तो देखिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी राहुल गांधी के घर से निकलते हुए आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी राहुल गांधी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब हमले बोलना शुरू हो गया है। विरोध किया जा रहा है कि किस तरह से आज दिल्ली पुलिस की टीम यूं राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है, उनसे पूछताछ करने। करीब 2 घंटे तक राहुल के घर पर रही थी दिल्ली पुलिस की टीम और अब कुछ ही देर पहले राहुल गांधी के घर से निकली है दिल्ली पुलिस की टीम। हालांकि यहां पर उनसे सवाल किए गए कि क्या पूछताछ हो पाई, क्या जानकारी हुई, इस बात को लेकर कुछ कहा नहीं गया कैमरे के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब देखना होगा क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। उठा रही है तो इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को लगाया है और दिल्ली पुलिस उनके इशारे पे काम कर रही है। इसीलिए हमारा विरोध प्रदर्शन है कि राहुल जी को बेवजह परेशान करने का और इस अडानी वाले मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम जो दिल्ली पुलिस कर रही है बीजेपी के इशारे पे, वो बिल्कुल गलत है। मुहावरा शुरू हो गया है और अपडेट ये कि दिल्ली पुलिस की टीम भी राहुल गांधी के घर से निकल गई है। करीब 2 घंटे तक राहुल गांधी के घर पर थी दिल्ली पुलिस की टीम। मामला श्रीनगर में दिए बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई महिलाओं ने उनसे यौन उत्पीड़न को लेकर शिकायत की थी, उसी के लिए नोटिस जारी किया गया था राहुल गांधी को। वो डेटा लेना चाहती है, आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने वो शिकायत की, ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया था। अब आज और जब तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे तो किस तरह के आरोप लगाए, सुनिए जरा। जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पूरी तरह साहस कर सके एक राष्ट्रीय नेता के घर पे चले पुलिस बिना कोई कारण के। और मेरे सहयोगी प्रशांत देव सीधा राहुल गांधी के घर के बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट आपको मिल पाई है? हालांकि सवाल जवाब किए जा रहे थे दिल्ली पुलिस से, कुछ जवाब मिला?
देखिए पुलिस की टीम पहले जहां थी वहां से निकल के ठीक ये पीछे जो हमारे गेट आप दिखाई दे रहे हैं, आगे जाके दिखाऊंगा, यहां से पुलिस की टीम एंटर कर चुकी है। जहां तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं उसमें अंदर पहुंच गए, यानी कि जो काम करने के लिए पुलिस आई थी राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए, उनको अंदर ले लिया गया है। इसी गेट से पुलिस की टीम को अंदर लिया गया है, यानी कि जो स्टेटमेंट की नोटिस दी गई थी शायद उसको कंफर्म करने के लिए शायद बयान होगा, उसको लेकर के यहाँ पे पुलिस की टीम अंदर पहुंच चुकी है और ये काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पे मची हुई है। देखिए ये पुलिस की बस भी यहाँ आ गई है, क्योंकि वहाँ पे नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। पुलिस को लेकर के हाय हाय करने लगे थे लोग, आंदोलन करने लगे। कुछ लोगों को देखिए उठा करके बस में भरा जा रहा है। ये देखिए राहुल गांधी के घर के बाहर किस तरीके का ड्रामा शुरू हो गया है। ये देखिए इन नेताओं को उठा के बस में भरा जा रहा है। तमाम जो यहाँ पे समर्थक जो है कांग्रेस के इकट्ठे हो गए थे, उनको बस में भर के पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। तो काफी हंगामा राहुल गांधी घर के बाहर शुरू हो रहा है। तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और जैसे कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस वैन आई है, पुलिस वहाँ पे लोगों को उठा करके ले जा रही है ताकि यहाँ पे किसी किस्म का आंदोलन खड़ा न होने पाए। समर्थक लगातार धीरे धीरे जुट रहे हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ पे। हालांकि अभी एक दो लोगों को ही सिर्फ यहाँ पे उठाया गया है, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जो समर्थन में यहाँ पे थे और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको लेकर के पुलिस गई है। अब आपको वापस उस गेट पे लेके चलते हैं जहां से ये बयान दर्ज करने के लिए पुलिस की टीम अंदर पहुंची हुई है। राहुल गांधी का बयान दर्ज होगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सी उनके पास जानकारी जिसमें यौन शोषण का आरोप लगा था। देखिए 2 ही 4 लोग हैं, लेकिन इनको बस में भर के लेकर के जाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उनको पुलिस डिटेन करके ले गई है। अब यहाँ पे राहुल गांधी से बयान दर्ज करने के लिए पुलिस की टीम अंदर पहुंच गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि टीम अंदर चलिए प्रशांत बने रहिएगा। दीपक दुबे भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दीपक, आपके पास क्या अपडेट? जी आपको बता दें कि अनिल यादव समेत तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे सभी को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी संख्या में अब यहाँ पर सीआरपी की तैनाती कर दी गई है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, जब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो दूसरे गेट से जब फ्रंट गेट पर आए और यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उस नोटिस का जवाब लेना चाहते थे राहुल गांधी से, जो उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया हुआ है उसका बयान दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन अभी तक अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया हुआ है कि राहुल गांधी आज अपना बयान दर्ज कराएंगे या नहीं दर्ज कराएंगे। उसी को लेकर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जब से उन्होंने सुना हुआ है कि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची हुई है, तो तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे। क्लियर कीजिए कि अभी दिल्ली की पुलिस की टीम कहां से निकलकर और किस तरफ गई है? क्या अब पूछताछ शुरू होगी? क्या अब राहुल गांधी से मुलाकात होगी? थोड़ा सा क्लियर समझाइए, स्पष्ट कीजिए। जी आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये राहुल गांधी के घर का मुख्य द्वार है। दूसरा जो गेट है यहाँ से बाईं तरफ है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी तकरीबन 1.5 घंटे से वहाँ पर मौजूद थे। अंदर से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जब कोई जवाब नहीं मिला, हालांकि जो सुरक्षा गार्ड घर के बाहर जो तैनात है उनके द्वारा अंदर मैसेज पास ऑन किया गया कि दिल्ली पुलिस बयान दर्ज कराना चाहती है, लेकिन अंदर से जब जवाब नहीं आया कि राहुल गांधी आज अपना बयान दर्ज कराएंगे इस पूरे मामले में या नहीं, उसके बाद दिल्ली पुलिस ये मुख्य द्वार पर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं और इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। पुलिस बल के द्वारा उन तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। सीआरपी की जो टुकड़ियां हैं अब इन्हें यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरी बस भी यहाँ पर अब लाई गई है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर फिर से इकट्ठा होते हैं और आते हैं, प्रदर्शन करते हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उन्हें फौरन ही यहाँ पर हिरासत में ले लिया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अंदर मौजूद हैं, जयराम रमेश मौजूद हैं, इसके साथ साथ पवन खेड़ा, सुप्रिया सीने, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम
बड़े जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला कुछ समय के बाद फिर से शुरू होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया और सीआरपी की टुकड़ियों की तैनाती अब यहाँ पर बड़ी संख्या में कर दी गई है, जिससे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब न हो। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी जो बयान दर्ज कराना चाहते हैं वो आसानी से इस प्रक्रिया का फॉलो करते हुए अपना बयान, इस पूरे मामले में राहुल गांधी का बयान दर्ज कर सके। लेकिन अब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि क्या राहुल गांधी इस पूरे मामले में कोई कानूनी सलाह ले रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को क्या कुछ वो इस नोटिस का किस तरह से जवाब दें और कब वो अपना बयान दर्ज कराएं। क्या वो घर में बयान दर्ज कराएंगे या फिर वो कंसर्न पुलिस स्टेशन या जहां वो जाकर अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना बयान दर्ज कराना चाहते हैं वहां पर जाके बयान दर्ज कराएं। क्योंकि स्पेशल सीपी जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हैं वो खुद यहाँ पे हुड्डा साहब पहुँचे हुए हैं, जिससे कि वो इस पूरे मामले को अपने अधीन रखते हुए नोटिस, जिस तरह से 15 तारीख को पहला इशू किया गया था, दूसरे 16 तारीख को नोटिस स्वीकारा किया राहुल गांधी के द्वारा। लेकिन सवाल कांग्रेस के द्वारा ये खड़ा किया जा रहा है कि जंतर मंतर पर जब महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, यौन उत्पीड़न की बात महिला पहलवानों ने रखी थी, तो दिल्ली पुलिस उस वक्त कहाँ सोई थी, उस वक्त क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, उसमें क्यों बयान नहीं दर्ज किया गया, उन तमाम जो बड़े नेता का नाम एक सामने आ रहा था। तो ऐसे में अब सियासी रूप पूरा ये धारण करता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी का लंदन से आना, क्योंकि अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि जो बयान दिया गया है यही वजह है कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, क्योंकि संभवतः कल राहुल गांधी संसद में बयान दे सकते हैं, उससे पहले घेरने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को। ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आरोप है दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज एक सियासी रविवार देखने को यहाँ मिल रहा है, जिस तरह से ये एक मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग गया है, क्योंकि कांग्रेस का सीधा आरोप है कि इस तरह से सीधा ही राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का पहुंच जाना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये सब चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी कम्युनिकेशन हो नहीं पाया है दिल्ली पुलिस का। अब आगे क्या राहुल गांधी यहीं से उनको जवाब देते हैं, क्या उनके घर पर ही बयान दर्ज करवाए जाएंगे, थाने जाकर वो बयान दर्ज कराएंगे, अभी तमाम चीजें साफ होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले ने एक नई सियासत को जन्म दे दिया है। और कांग्रेस नेता इमरान प्रताप धड़ी, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। बड़ी हमारे साथ इमरान भाई, राहुल गांधी से बयान दर्ज करने के लिए आई हुई है दिल्ली पुलिस, क्या कहना चाहेंगे? लाव लश्कर के साथ आई है, अशोक गहलोत साहब भी अंदर गए हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार। क्यों? सवाल तो यही है कि लाल लश्कर क्यों? आपको अगर सामान्य तरीके से जांच करनी है, कोई जवाब दर्ज करना है तो जवाब लीजिए, लेकिन इतना लाल लश्कर की आवश्यकता क्या जो लंदन में बयान दिया गया था उसको लेकर ये सत्ता पक्ष जोड़ करके देखा जाए? क्यों ना उससे जोड़ करके देखा जाए? ये तो सीधे सीधे राहुल गांधी को डराने की, प्रताड़ित करने की साजिश है, कोशिश है। एक सवाल आखिर बयान दर्ज कराना चाहती है दिल्ली पुलिस, तो क्यों नहीं राहुल गांधी जब अपना जवाब दे देते? जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। अगर आप सही से उनसे सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि यही जंतर मंतर पर बैठ करके जिस तरह से पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, आज तक उस पर दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इमरान प्रताप गढ़ी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं, अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं, जयराम रमेश अंदर पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा की जा रही है कि आखिर लाव लश्कर के साथ इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारी आखिर यहाँ पे क्यों पहुंचे, जब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि हम इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो कैमरामैन राज के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर सियासत पूरी तरह से गर्म है। राहुल गांधी के घर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद है। इस मामले को किस तरह से टैकल किया जाए, इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। और प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है अब कैसे इस मामले को लेकर क्या रणनीति बना रही होगी, क्योंकि एक सियासत का रविवार है, ये तो हमें दिख रहा है आज साफ तौर पर। देखिए, इसमें पूरी तरीके से सियासत हो चुकी है। मतलब एक तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को घेर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो मुद्दा है वो बहुत ही संजीदा है। अब चूंकि बहुत कई 1.5 घंटे से पुलिस वहां पे वेट कर रही थी, अब उसको एंट्री मिल गई है इस गेट से, मुख्य द्वार से। तो पुलिस को एंट्री मिलने का मतलब है कि शायद बयान दर्ज हो जाए, क्योंकि ये बयान कोई ऐसा बयान नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही संजीदा आरोप है। जो आरोप ये है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बहुत शिकायतें राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिली, जिसकी बात उन्होंने कही तो उसको संज्ञान लिया पुलिस ने और उसका मतलब नोटिस करते हुए, कांग्रेस लेते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अगर बयान नहीं देना
वो भी उल्टा पड़ सकता है। और फिर बयान देने में पार्टी बनना, लगातार पुलिस के सामने इस केस को ट्रैक करना, दोनों ही तरफ से मुश्किल की घड़ी है। इसीलिए तमाम बड़े नेता, कानूनी सलाहकार के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम बड़े नेता वो जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद 2-3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ, 30% पैसा खर्च किया। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं। जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगें मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है। बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशंस को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है, वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी। सर, आजम खान का भी जिक्र किया गया है, रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि आजम खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में ऐसे काम किए थे जिसके चलते जांच हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो वैक्सीन है, और क्योंकि सोशल मीडिया पे वॉशिंग मशीन का बहुत प्रचार हो रहा है कि जो उनके दल में चला जाता है, न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। और जो विपक्षी पार्टी हैं, उनको झूठा फंसाने के लिए झूठे केस बनाए जाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा अन्याय बंगाल के बाद अगर पॉलिटिकल वर्कर्स पे कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर यहाँ बीजेपी आरोप लगाती है कि पॉलिटिकल वर्कर्स ऐसा कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह हो रहा है। बीजेपी दिल्ली की सरकार से करा रहे हैं। अखिलेश जी, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले, मुलाकात हुई है, कुछ बात भी हुई होगी। थर्ड फ्रंट का फॉर्मूला है क्या? फार्मूला नहीं बताया जाएगा। फार्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अखिलेश जी, आपने पहले कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले आप एक नॉन कांग्रेस एंटी बीजेपी फ्रंट के तहत जो है अन्य जो विपक्षी दल है, रीजनल पार्टी, उनको साथ लेकर आएंगे। तो क्या 2024 के चुनाव से पहले ये माने कि ये जो फ्रंट है वो बिना कांग्रेस के ही होगा, रीजनल पार्टीज के साथ? अभी रीजनल पार्टीज और कुछ दल इस प्रयास में हैं कि कोई न कोई अलायंस, गठबंधन या कोई भी फ्रंट तैयार हो, और इस कोशिश में आदरणीय ममता बनर्जी जी भी काम कर रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी वो भी चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई फ्रंट बने। और जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं। तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। अखिलेश जी, सवाल यह है कि यूपी पुलिस ने
ने आंकड़ा जारी किया जहां पे देखा जा रहा है 10,000 के करीब एनकाउंटर हुआ है, उसमें 68 के करीब क्रिमिनल्स मारे गए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के, और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। महिला आयोग पे जो जानकारी है तो देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश जी, 2000 चुनाव से पहले क्या हम ये देख सकते हैं, आपको क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये जो एजेंसी से ईडी सीबीआई उनका शिकंजा जो है आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जो है बढ़ता चला जाएगा? 1-2 महीने और हैं, उसके बाद तो चुनाव शुरू हो जाएगा। चुनाव शुरू हो गया है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले इस तरह की, जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जारी है, और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। अखिलेश जी, कांग्रेस के तरफ से जब फ्रंट के बारे में बात होता है, हम देखते हैं पार्लियामेंट में आप लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वहां पे टीएमसी नहीं जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग ईडी के खिलाफ कभी जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, कभी पार्लियामेंट में गांधी मूर्ति की तरफ जाते हैं, कांग्रेस के साथ आप लोग जाते हैं पर तृणमूल कांग्रेस नहीं जाते हैं, और आप आके ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूला में आ रहे हैं? सी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है वो अलग चीज है, कई बार कुछ मुद्दों पर सब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जो जमीन की लड़ाई है वो अलग है। कोलकाता में अखिलेश की मीटिंग छोड़कर अचानक सैफई लौटे चाचा शिवपाल सिंह तो उठने लगे सवाल। शिवपाल ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई तो कईयों का माथा सनका, सत्ताधारियों का तो तन बदन सुन्न पड़ गया। शिवपाल सिंह ने दिखा दिया कि किस लिए वे मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, मीटिंग से ज्यादा एक्शन पर देते हैं तवज्जो। शिवपाल और अखिलेश की गैर मौजूदगी में खेला करने की थी प्लानिंग, लेकिन चाचा ने यू टर्न लेकर पलट दी बाजी। कोलकाता में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी की मजबूती पर मंथन कर रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी में यूपी में कुछ ऐसा होने वाला था कि शिवपाल सिंह को अधिवेशन छोड़कर बीच में ही वापस आना पड़ा। जो शिवपाल और अखिलेश की गैर मौजूदगी में खेल करने वाले थे, चाचा शिवपाल सिंह ने कोलकाता से ऐसा यू टर्न लिया कि अब उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है, और शिवपाल सिंह यादव ने सियासी हल्ला बोलकर सबकी पोल खोलकर रख दी है। कोलकाता से वापस आए चाचा से जब पूछा गया कि आखिर क्यों बीच अधिवेशन से वापस आना पड़ा, तो सच्चाई जो बयान की उसने तो कईयों को सन्न कर दिया। खासकर उनकी हालत खराब थी जो खेला करने की प्लानिंग में थे, अब उनको काटो तो खून नहीं के हालात हैं, और चाचा शिवपाल का सियासी सटायर उनकी हवा खराब कर रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका काम बड़बोलापन नहीं है, बल्कि वो एक्शन में भरोसा रखते हैं और एक्शन करके दिखाते भी हैं, एक्शन लेते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव सहकारिता चुनाव के चलते कोलकाता से यूपी वापस आए हैं, और वापस आते ही बीजेपी आला कमान योगी सरकार और डेप्यूटी सीएम को एक बार फिर आरोपों की तोप के निशाने पर लिया, और ऐसा निशाना दागा कि सत्ताधारी सुन्न पड़ गए हैं। वहीं कोलकाता में हो रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अच्छी बातचीत हुई है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी जिसमें संगठन को मजबूत करने और 2024 में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। आने वाले समय में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले रणनीति बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर भी चर्चा हुई। सपा के इस अधिवेशन में 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इस बैठक के लिए कोलकाता पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी से कहा कि बंगाल में दीदी आपके और आपकी पार्टी के साथ सपा रहेगी। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम ममता से थर्ड फ्रंट के नेतृत्व का आग्रह किया।
वहीं सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश को थर्ड फ्रंट की अगली बैठक में मौजूद रहने का भरोसा दिया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बनाकर रखेगी। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सपा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ दृढ़ता से खड़ी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूपी लौटे चाचा ने सहकारिता चुनाव में हो रही मनमानी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि जब भी चुनाव होते थे तो बराबर की भागीदारी होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी मनमानी करके किसी को पर्चा भी नहीं भरने दे रही, और जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ही मैं अधिवेशन को छोड़कर बीच में वापस आया हूं। अखिलेश यादव जहां अब कोलकाता में पार्टी की मजबूती पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा ने यूपी में वापस आते ही हल्ला मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हल। 16 तारीख को सुबह माननीय राहुल गांधी जी को एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में करीब करीब 2 पन्नों जितने लंबे प्रश्न थे, वो प्रश्न कई ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में जो कि लाखों लोग मिले राहुल गांधी जी से, उनके विषय में कुछ विक्टिम्स के बारे में, उनके नाम, उनकी जगह, क्या वारदात थी, इत्यादि इत्यादि। उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन ये हुआ 16 को। दिल्ली पुलिस ने आके ये नोटिस दिया उनको कि हम आपसे चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। ये प्रश्न थे राहुल जी के उस वक्तव्य के विषय में जहां उन्होंने कहा था कि कई महिलाएं जो मिलती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की बात करती हैं, बलात्कार की बात करती हैं और परिवार में उत्पीड़न की बात करती हैं। और इसके विषय में इस क्वेश्चनर ने उनके नाम, उनकी रहने की जगह, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूछा गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आज फिर 19 तारीख को सुबह वही दिल्ली पुलिस के दस्ते और उनके साथ कुछ और लोग आए, वही प्रश्न वापस पूछने के लिए एक नया नोटिस लेके। बाकी चीजें हम बाद में लिखित रूप से देंगे दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने उनको आज कहा, हम लोग सब वहां प्रस्तुत थे और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही विचित्र पहलू है, एक नया आयाम बनाया गया है उत्पीड़न का, प्रतिशोध की राजनीति का, धमकाने और धमकी की राजनीति का। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रथम बिंदु है कि एक 4000 किलोमीटर की यात्रा, 12 प्रदेशों, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके दौरान श्री राहुल गांधी लाखों करोड़ों लोगों से मिले, 140 दिन तक चली। उसके विषय में 2 दिन में, 3 दिन में 2 बार आना और प्रश्न पूछना कि वो कौन महिलाएं थी, कब हुआ, कैसे हुआ उनके साथ, आपने ये किया वो किया, उसके विषय में कंप्लेंट कहां की, कब की, इत्यादि इत्यादि। हमको सबको लगा और हमने पुलिस दस्ते से भी कहा कि जरा बताएंगे कृपा कि आपने कितनी ऐसी राजनीतिक अभियानों के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी से विशेष रूप से या किसी और अभियान और यात्रा के विषय में। ये अगर राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, धमकी की राजनीति नहीं है, तो क्या है? दूसरा, जैसा आप जानते हैं कि जब लीडर एक राजनीतिक अभियान करते हैं तो हर पक्ष के लाखों लोग उनके सामने आते हैं। कई की अलग अलग कंप्लेंट्स होती हैं, कई के अलग अलग दस्तावेज होते हैं, कई के अलग अलग भावनाएं होती हैं, उन सबको सुनना पड़ता है। और जहां संभव होता है वहां पर जो लोग चल रहे होते हैं साथ, उनको कहा जाता है कि आप ध्यान दें इसमें। कोई भी लीडर हर इंडिविजुअल कंप्लेंट के विषय में यात्रा रोककर कोई एक्शन नहीं लेता है, न लेना संभव है, न ये किसी के दिमाग में भी आता है, और न आज तक मैं समझता हूं 70 वर्ष 75 वर्ष में, भारतवर्ष में इस प्रकार के बेहुदे प्रश्न किसी सरकार या किसी पुलिस फोर्स ने पूछे हैं किसी अभियान, किसी लीडर से। तीसरा पहलू जिस वक्तव्य का संज्ञान लिया गया है इस क्वेश्चनर में, वो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में कहा गया है। तो 30 जनवरी के श्रीनगर के वक्तव्य के बारे में दिल्ली पुलिस अभी लगता है जगी है 45 दिन बाद, और 45 दिन
सुप्त होने के बाद और इतने दूरी के बाद जगने के बाद दिन 2 बार 3 दिन के अंदर पहुंच गई है। अब बहुत ज्यादा जल्दी है उनको, 45 दिन तक कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। ये तो आप ही निर्णय ले सकते हैं कि ये अचानक इतनी ज्यादा अलर्टनेस और गति और दिशा कैसे मिल गई दिल्ली पुलिस को। क्या वो राहुल गांधी जी के प्रश्नों से जो पार्लियामेंट में वो करते हैं, उनके संबोधनों से, उनके भाषणों से, या जो आजकल एक विशेष फोकस राहुल गांधी जी के ऊपर है सरकार का, उस कारण से, जो वो डिफिकल्ट अनकंफर्टेबल प्रश्न पूछते हैं, उस कारण से ये अचानक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है 45 दिन बाद। और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। हम निश्चित रूप से जितने भी तथ्य हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको जोड़कर एक विस्तृत जवाब देंगे। लेकिन आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं कि राजनीति को किस स्तर पे आपने गिराया है, किस प्रकार से आप हैरेसमेंट पे लगे हैं और किस प्रकार से आपने किसी सीमा को नहीं छोड़ा है। ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, उनका आप एक प्रकार से प्रमाणित कर रहे हैं। असहिष्णुता की चरम सीमा हो गई है, उत्पीड़न और धमकी और प्रतिशोध की भी। तो हम बाकी रिप्लाई अपने विस्तृत रिप्लाई में देंगे, जो आपके साथ बाद में शेयर होगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू वेरी ब्रीफली टेल यू दैट ऑफ कोर्स a lot of strange things happen day in and day out with this government, but this is one of the most bizarre things which we have seen in the last few days and today morning. On 16th morning, Shri Rahul Gandhi was served with a notice by Delhi police, and I forgot to mention in Hindi, which I am saying now, that all of this relates to a speech in Jammu and Kashmir and mostly probably events outside of Delhi, in respect to which Delhi police has suddenly assumed jurisdiction. The Delhi police notice of 16th of March asked a 2-page long list of questions from Shri Rahul Gandhi about his comments on 30th January in Jammu and Kashmir, about women along the march who had come and complained to him about domestic violence, about molestation, about harassment at different parts and different times. The questionnaire asks details of these women, places, dates, etc., etc. On 16th, the police team which came was told and went back satisfied that such amount of details required will take a minimum of 7 to 10 days. And there was no protest on that time period. Today, therefore, we were even more astonished when 2 days later, on 19th today morning, the same police team with some additional persons landed up again with the similar questions and similar questionnaire. Friends, there are 4 or 5 facets here which need underlining and and the attention of the nation through you. Firstly, for a 4,000-kilometer, 12-state, 2-union territory, approximately 140-day yatra, a political campaign, where Shri Rahul Gandhi interacted with lakhs and crores of people of diverse nature, lakhs and lakhs of people. He is asked questions about those women who had allegedly complained to him about molestation or domestic violence, etc., and asked to give dates, places, details. We will, of course, collect and collate all data and revert in the shortest time available, but that is not the point. The point is that has it ever been true in India of 75 years that such kind of questions are asked about a political abhiyan, a political yatra from any other political party, most importantly the ruling party? It is unprecedented, unheard of, and smacks of the worst kind of pettiness. Second, as we all know, such campaigns involve a diverse cross-section of people who join the campaign on an ad hoc basis and air several diverse grievances of all kinds, men, women, and the grievances are listened to
with sympathy, and where possible it is passed on to the people walking along, or they are advised to take appropriate action. I don't think any political leader in a campaign is expected to stop instantly and seek recourse to law on the basis of the several interactions and complaints and things told to him during the campaign. That is why we are very clear that it smacks of the worst kind of political vendetta, harassment, the politics of threat, intimidation. Fourthly, the Delhi police, which appears to suffer from a complete lack of jurisdiction, at least for the present till we collate the details, seems to have woken up at least 45 days after the 30th of January Jammu and Kashmir speech at Srinagar, which is quoted in the questionnaire sent to Sri Rahul Gandhi. For 45 days, the Delhi police had no problem, and now on the 16th, having agreed with Sri Rahul Gandhi's request for about 10 days to respond, they land up again today morning. This is only to sensationalize, to create a climate of fear and intimidation. And the urgency is hyper now after having waited for 45 days. I don't think anybody needs to have any great analytical abilities to realize that this can have but no other relation than to Rahul Gandhi's deep, unanswerable questioning of the government on its several faults and failures, whether inside or outside Parliament. This can have no other connection except a sudden special affection and focus on Sri Rahul Gandhi by the ruling dispensation in the last few weeks. But this plumbs the depths of pettiness even by the dismal and abysmal standards of this vindictive government. I do not think that we have seen this kind of politics in India ever, irrespective of political color. We therefore condemn it. We will of course have detailed replies, factually, but we want to bring to the attention of the nation that this is completely unheard of in India, but it is completely expected of the ruling dispensation. शुक्रिया। अशोक गहलोत जी। अभी अभिषेक मनु सिंह जी ने सब बात आपको विस्तार से बताई। मैं सुबह बाइट दे चुका हूँ। मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा कि बगैर ऊपर के इशारे के दिल्ली पुलिस इस प्रकार की साहस करे, ये असंभव है। आप कोई किसी ने कंप्लेंट की नहीं है, अखबार में क्या न्यूज आई है, क्या राहुल गांधी जी ने यात्रा के दौरान में अपनी बात बोली है, उसको लेके कोई केस बने इस प्रकार से, ये अभी सिंघवी साहब ठीक कह रहे थे। 75 साल की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि आप इस आधार पर केस दर्ज करके आप पूछताछ शुरू कर दे राष्ट्रीय नेता से। मैं किसी गौर निंदा करता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि इंदिरा जी के वक्त में भी जब जनता पार्टी के शासन आ गया था तो इसी प्रकार की हरकतों में उतर गए थे लोग उस वक्त में, और जनता ने जवाब दिया करारा, और 80 के अंदर भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जीती थी चुनाव। आज का जो घटनाक्रम है ये कल्पना के बाहर है कि आप किस प्रकार से बिना कोई कारण के 3 दिन के अंदर अंदर वापस जाके पूछताछ करो, जबकि राहुल जी कह चुके थे कि 8-10 दिन के अंदर मैं जवाब ही दे दूंगा। उसके बाद में क्या जरूरत पड़ गई, आज अचानक ही वहां पर सभी अधिकारी पुलिस के आ गए। हिटलर जो था वही पहले बहुत लोकप्रिय हुआ था, उसके बाद में वहां की जर्मनी की स्थिति बनी है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया सुन सकती है, इंटरनेट का जमाना है। राहुल गांधी वही बोले जो लंदन में जो यहाँ बोले थे, यहाँ बोलते थे या बोले हैं, बोलेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं इनको, इनकी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं है।
ये तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ने वाले नहीं है, जनता के बीच में जाएंगे। आज जो अनफॉर्चुनेटली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, जुडिशल दबाव के अंदर है, चाहे सीबीआई कुछ भी कह दे, दबाव में हाई कोर्ट के अंदर भी है और ऊपर भी है, नीचे भी है, दुनिया जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दबाव के अंदर काम कर रहा है। तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा और कैसे रहेगा? अगर ये बात कोई बोलता है तो उनको तकलीफ क्यों होती है? कितने पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बंद रहे हैं या जेलों में बंद हैं, कोई सोच सकता है? पूरा देश भयभीत है, तनाव में है। और राहुल गांधी जी के मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का था, नॉन वायलेंस का था, प्यार मोहब्बत से रहो आपस के अंदर, क्या बुरी बात कही। और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को जनता ने एक्सेप्ट किया कि ये मुद्दे बहुत भयंकर है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति ये कर रहे हैं, कब तक करते जाएंगे? अल्टीमेटली जनता समझ जाएगी कि इनकी कथनी में करनी में अंतर है। झूठे वादे करके सत्ता में आ गए हैं, पर जिस प्रकार से हालात देश में बने हैं वो चिंता पैदा कर रहे हैं देशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर। हालात बड़े गंभीर बनते जा रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की हरकत भी पहुंच गई आज दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस खुद आगे बढ़ के पहल कर सकती है, कोई कारण ही नहीं लगता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं 100 किलोमीटर यात्रा करूंगा, यात्रा में मुझे फरियादी रास्ते मिलेंगे, कोई किसी का काम होगा, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, मेरा काम नहीं होगा, छुआछूत मेरे साथ बरती गई, रेप की कोशिश की गई, मैं कुछ भी कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि आज माहौल क्या है। अगर राहुल गांधी जी देश के हालात बताते हैं 3500 किलोमीटर यात्रा करके कि पूरे देश में रास्ते मुझे क्या फीडबैक मिला, उसको लेके आप केस दर्ज कर रहे हो। 3500 किलोमीटर यात्रा, 3-4 महीने यात्रा चली, और भी कई किस्से कहानी बताए होंगे, उसके आधार पर केस दर्ज हो जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस दर्ज हो रहा था। और मैं समझता हूं अब भी मीडिया नहीं चेता, दबाव में काम किया। जिस प्रकार हालात हैं मीडिया में, गोदी मीडिया ऐसे ही निकल आया है। जिस प्रकार के हालात हैं, जो मालिक लोग हैं मीडिया के, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, उनकी मजबूरी है। ईडी कब पहुंच जाए उनके यहाँ, कब सीबीआई पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, वो भी तो उनको तो अपना मीडिया चलाना है। हालात ऐसे बन चुके हैं, गौर करना चाहिए उन सबको। अब भी अगर चेता नहीं, पत्रकार, मीडिया वाले, साहित्यकार, वो इतने लिखते थक रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैं सुनता रहता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो राइटिंग आर्टिकल लिखते मैं उनको देखता रहता हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे वो थकने लगे हैं। ये हालात पैदा हो गए देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इन घटनाओं को, ये कोई मामूली घटना नहीं है। पुलिस किसी के घर में घुस गई, राहुल जी के यहाँ चली गई, ये तो एक बात हुई, क्यों चली गई? अगर आम आदमी भी है कोई, राहुल गांधी तो बहुत बड़े नेता हैं, आम आदमी भी है, क्या उसके घर में इस पर घुस सकती है? 0 एफआईआर किससे करवाई दर्ज? अगर किसी ने केस बताया हो, आपके यहाँ लागू नहीं होता दिल्ली के अंदर, राजस्थान में लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, यूपी में हो रहा, मान लीजिए, और ये कायदा होता है 0 एफआईआर दर्ज करके आप भेज दीजिए। पर कोई दर्ज तो करवाए केस को, दर्ज किसी ने नहीं करवाया है। और आपने सोशल मीडिया में देख करके आपने केस दर्ज कर दिया। कोई फरियादी गया क्या उनके पास में? तो आप सोच सकते हैं कि किस दिशा में मुल्क जा रहा है, कोई नहीं जानता। किस दिशा में जाएगा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी रहते हुए, कोई नहीं जानता। ये हालात हैं और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। इसलिए मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना है। आज की घटना से पूरा देश विचलित हुआ और देशवासियों में एक मैसेज गया है कि ये किस दिशा में मुल्क जा रहा है। इस पे मैं समझता हूं हम सबको चिंता होनी चाहिए। मुझे यही कहना था। धन्यवाद। साथियों, अभिषेक सिंघवी जी ने और अशोक गहलोत जी ने
आपको विस्तार से कहा है कि ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाया। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के, तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृहमंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। हाँ जी, जो हालात बने हैं 9 साल के अंदर, जिस रूप में कानून का राज लगता आपको, जिस प्रकार से घुस जाते हैं ईडी वाले घरों के अंदर, इनकम टैक्स वाले पड़े रहते हैं वहीं पर, निकलते नहीं हैं। वो क्या ऊपर से आदेश आए एकदम निकलेंगे हम तो। सीबीआई वाले घुस जाते हैं घरों के अंदर, वो क्या रहता तमाशा। और एक नया मॉडल शुरू कर दिया अमित शाह जी ने सरकार गिराने का। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नया मॉडल इन लोगों का। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारों को गिराओ, ये लोकतंत्र है यहाँ पर। ये तो ठीक है, सरकार बढ़ गई राजस्थान की, कमी नहीं रखी इन लोगों ने गिराने के लिए राजस्थान सरकार को भी। इसलिए आज हालात बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा सबको, और सोचने का समय आ गया है। जाहिर है दिल्ली पुलिस का प्राथमिक दृष्टि से इसमें कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस 2 दिन पहले आके ये मान के गई कि 10 दिन बाद आएंगे या 8 दिन बाद देखेंगे। अब आपने बाकी जो उदाहरण दिए उन सबके साथ दूसरी बार 3 दिन में पहुंच गई है। उनको मालूम है कि ऐसी यात्रा के विषय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, और अगर पूछें तो पर्याप्त समय देना पड़ेगा। उनको ये भी पूरी तरह से मालूम है कि जो उन्होंने खुद लिखा है वो 45 दिन पहले की घटना है। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रतिशोध के अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता, और ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं। मैं कोई स्पेशल कमिश्नर के बारे में थोड़ी कह रहा हूं, मैं किसी कांस्टेबल के बारे में थोड़ी कह रहा हूं। ये तो सीधे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। मैं तो उनकी गलती भी नहीं मानता, जब गलती तो उनकी है जो उनके मास्टर्स हैं। देखिए, उनको किसी चीज के संतुष्ट होना न होना ये कसौटी ही गलत है। उनको जो करना है वो करेंगे, वो पूर्व निर्धारित है।
आप समझते हैं कि मेरिट्स के आधार पे वो करते हैं, लेकिन हमको इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अधिकार भी क्या है, और हम जानते हैं कि हमको क्या लिख के बताना है। लेकिन इसका पूरा संदर्भ देखिए, कभी ऐसा हुआ है जिस प्रकार की बेहुदा बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यात्रा में आप चल रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे आपको कि कौन मिला, किसने क्या कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, ये तो अद्भुत चीज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आते खाली, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। बहुत जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई है और आप उस दौर से निकल कर आए जब आपने इंदिरा गांधी का जमाना भी देखा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस राजनीतिक लड़ाई को कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? सिंघवी साहब बैठे हैं, बता रहे हैं लीगल लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या ऑप्शन है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के घर पे पुलिस का पहुंचना, राहुल गांधी को नोटिस देना, ये कोई आम बात नहीं है। तो आप सब लोग भी वहां पहुंचे और आमने सामने की ये बात है, आप लोग कह रहे हैं मॉनिटर तक होता है, सारी मॉनिटरिंग भी होती है, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये आपने ठीक कहा, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है। मैं तो अगर आम नागरिक के यहाँ भी जाते इस प्रकार से, उसको मैं मामूली घटना नहीं मानता। कानून सबके लिए समान होता है। पर सवाल इस बात का है कि गए क्यों और केस क्या है, जिसके लिए सिंघवी साहब ने बताया आपको। जब केस बनता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो पॉलिटिकल मंत्री देता है, मेंबर पार्लियामेंट देता है, एमएलए देते हैं, भाई कि ये हालात है, विपक्ष के राज्यों में रहते हम क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। अगर एमएलए एमपी दूसरे राज्यों में जाएंगे जहाँ के एमपी नहीं है, वो अपनी पार्टी के आदेश पर, वो जाके अगर राहुल गांधी की तरह बताएंगे कि राजस्थान में देखिए ये मैंने सुना, ये सुना, ये सुना, क्या राजस्थान की पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज कर देगी? कोई जवाब है इनके पास में? ये जो परंपराएं डाल रहे हैं, इसके आधार पर मान लो कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में दौरे में आया और वो दौरे उसने किए और दौरे करके बताया था, देखो मैंने सुना, तो वहां तो रेप के कोई परवाह नहीं करी सरकार ने, छुआछूत हुआ तो परवाह नहीं करी, बच्ची के साथ रेप हो गया तो गैंग रेप हो गया, कोई नहीं किया। तो क्या हमारी सरकार उस केंद्रीय मंत्री को नोटिस देगी, केस दर्ज करेगी दिल्ली की तरह? बताइए वो कौन लेडी आपको मिली, कहाँ मिली थी, कितने बजे मिली थी, क्या नाम था उसका? ये परंपराएं डाल रहे हैं, ये इसमें खुद में फंसेंगे लोग। देखिए, पहला लीगल एक संदर्भ में होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी दिया और इसके तुरंत बाद अशोक जी ने दिया। संदर्भ क्या है? संदर्भ है एक पॉलिटिकल राजनीतिक अभियान। संदर्भ ये नहीं है कि आप एक तहकीकात वाले अफसर हैं या आप घर में बैठे हैं और घर में आपके आके किसी ने खुलासा किया कि ए को रेप बी ने किया है और इस तारीख को हुआ, और आप उसका संज्ञान लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। एक यात्रा में आरोपित, अब सच्चाई क्या है अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चनर आया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है, ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाए एफआईआर। ये कभी सुना आपने? ये तो आपका कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, हैरेसमेंट, धमकी, भय इत्यादि। तो संदर्भ देखना जरूरी है, कानूनी सिर्फ नहीं होता, संदर्भ में होता है वो। वो आपको अभी हफ्ते भर के अंदर मालूम पड़ जाएगा। हफ्ते भर 10 दिन जो मांगा गया है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, आप थोड़े आश्चर्यचकित भी होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम डिटेल्स की बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये प्रश्नोत्तर वाला जो क्वेश्चनर है, यही पूरी तरह से अवैध है, राजनीतिक प्रतिशोध की चीज है, और इसका कोई भी
आधार नहीं है। शुक्रिया।